हेलो हाय गाइस, मेरा नाम है ज्योति और आपका मेरे चैनल एक्चुअली अगेन पर स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं कहानी उसने कहा था, जिसे लिखा है चंद्र शर्मा गुलेरी ने। कहानी ये वाली थोड़ी लेंथी है लेकिन पढ़ने मजा आएगा। चलिए पढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग है। बड़े बड़े शहरों के एक के गाड़ी वाले के जवान में के कोड़े से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बाबूकोट वाले की बोली का मरहम लगावे। जबकि बड़े शहरों की चौड़ी सड़क पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नाली से अपने निकट यौन संबंध स्थिर करते हैं, कभी उनके गुप्त गुहा अंगों से डॉक्टर को लजाने वाला परिचय दिखाते हैं, कभी कभी राह चलते पैदलों की आंखों के ना होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पैरों की चीत कर अपने को ही सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की गलानी और शोभ के अवतार बनने नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्कदार गलियों में हर एक लड़ड़ी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुंदर उमाड़ कर बच्चों खालसा जी, हटो भाईजान, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा कहते हुए सफ़ेद फेड़े खच्चे और बतकों गन्ने और खोमचे और भारे वाले के जंगल से राह खेदते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटाना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चिटौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनवाणी के ये नमूने हैं। हट जा जीने जोगिया, हट जा कर्मा वालिये, हट जा पुतिया प्यारिये, बच जा लंबी वालिये। समष्टि में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्य वाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने, तो क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू कोट वालों के बीच में होकर एक लड़का और लड़की चौक की दुकान पर आ मिले। उसके बालों और उसके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख है। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गट्ठी बीने हटता न था। तेरा घर कहाँ है? मगरे में। और तेरा? मांझे में। यहाँ क्या करती है? अंतर सिंह की बैठक में। वह मेरा मामा होता है। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा इनका सौदा देने लगा। सौदा देने दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़मई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चिढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते हैं। महीना भर से यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़मई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसी हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर से सीध ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया है, एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते को पत्थर मारा और गोभी वाले ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आई हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। होश में आओ, कयामत आई है। और लपटन साहब की वर्दी पहनकर आई। तो गाइस यहाँ पे एक सीन खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा सीन स्टार्ट हो जाता है। होश में आओ, कयामत आई है और लपटन साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या? लपटन साहब या तो मारे गए या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा। मैंने कहा है और बातें की है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए। धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन में पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आवे। खंडक की बात झूठ है। चले जाओ, खंडक के पीछे से ही निकल जाओ। पत्ता तक ना खुड़के। देर मत करो।
ठीक है। ये अब स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा है कि एक गांव का सीन है जहाँ पे तांगे वाला चलता है। ओके, ये यहाँ पे पहला सीन खत्म हो जाता है कि वो वैष्णवी से टकराता है, अंधे की उपाधि प्राप्त करता है और कहीं घर जाके पहुँचता है। यहाँ पे फर्स्ट सीन खत्म हो जा चुकी है, क्या है बचपन का एक सीन है। और फिर जो अगला सीन है ये लड़ाई का सीन है, बॉर्डर का सीन है, ठीक है। और यहाँ पे देखो खंडक के सूबेदार की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेनानी है और जो कि बॉर्डर पे पहरा दे रहे हैं, तो उनकी यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे जर्मन की बात हुई थी, बीच में आई थी ना कि जर्मन कोई आ गया है भेष बदल के। ओके, तो आगे पढ़ते हैं। तो ऑर्डर दिया गया है कि एकदम शांति से जाना, ठीक है। पत्ता तक खुड़के ना, यानी कि पत्ता तक ना हिल पाए, एकदम शांति से, किसी को भनक तक नहीं लगनी चाहिए। हुकूमत तो यह है कि यही ऐसी तैसी हुकूमत की, मेरा हुक्म है। जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ, पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं 10 लाख, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौट कर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बैल के बराबर 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंडक की दीवारों में घुसा दिया, तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी रखने, बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूकों को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर ताना दे मारा। धमकी के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर गई। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पे मारा और साहब आंख मीन गॉड कहते हुए चित हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीनकर खंडक से बाहर फेंक और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकाल कर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंस के बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधरी के जिले में नील गाय होती है और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखा है? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते। लहना सिंह ने पतलून की जेब की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले। लहना सिंह कहता गया, चलाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा, उसे चकमा देने के लिए 4 आँखियाँ चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुर्की मालवी मेरे गांव में आया था, औरतों को बच्चे होने की ताबीज़ बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंझा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़कर उनमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं और गौ को नहीं मारते। हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था, डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बापू पोहलू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला की दाढ़ी मूड़ दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो साहब की जेब से मैं पिस्तौल चला और लहना की जांघ में गोली मारी। ठीक है, यहाँ पे डायलॉग वो बोल रहा था, तभी उसके जेब में पिस्तौल थी, उसने अपने पिस्तौल निकाली और लहना सिंह जो कि सबसे बड़ा अफसर है वहाँ का, उसकी जांघ में गोली मार दी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। ठीक है, तो उसका लहना के 2 ऑफिसर थे, तो उन्होंने मिलके उसका जो जर्मन का जो घुसपैठिया था, ठीक है, जो यानी कि उसको पकड़ लिया। धड़ाका सुनकर सब दौड़ाए। बोधा चिल्लाए, क्या है? लहना सिंह में उसे तो यह कह सुला दिया कि एक हड़का कुत्ता आया था, मार दिया, और औरों से सब हाल कह दिया। बंदूकें लेकर सब तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़ कर घाव के दोनों तरफ पट्टी कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टी के कसने से लहू बंद हो गया। लहू यानी कि जो खून बह रहा था वो बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस गए। सिखों को बंदूक की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरों को रोका, पर यहाँ थे 8। लहना सिंह तक कर मर रहा था, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके मर रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे
और वे 70 अपने मुर्दे भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते थे। थोड़े मिनटों में वे अचानक आवाज़ आई, वहाँ गुरुजी की फतेह, वाहे गुरुजी दा खालसा। और वह धड़-धड़ा बंदूकों के फायरे जर्मनों के पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चट्टकों के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने से लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिखा दी फौज आई, वाहे गुरु जी दा फतेह, वाहे गुरु जी दी खालसा, सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या करहा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर नहीं हुई कि लहना के दूसरा घाव भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ श्रेय नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे कि वान भट्ट की भाषा में दंतविनो परदेशाचार्य कहलाती। विचारा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही है। जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था, सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुना और कागजात पाकर उनकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिन और खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली और कई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह के जांघ में पट्टी बंधवानी चाही। बोधा सिंह जोर से बला रहा था, यानी कि बोधा सिंह को बुखार था, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। वे गाड़ी में लिटा गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम बोधा की कसम और सूबेदारनी जी की सौगंध है तो इस गाड़ी में ना चले जाओ, और तुम मेरे लिए वहां पहुंच के गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ी आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास ही है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी, होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिखना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियाँ चल पड़ी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं। लिखना कैसा है? घर ही साथ चलेंगे। अपनी सूबेदारनी से तू ही कह देना, उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ। मैंने जो कहा है वह लिख देना और कह भी देना। गढ़ से जाते ही लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे। तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्य के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का था। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ था। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे 8 साल की लड़की मिल जाती। जब वह पूछता कि तेरी कुड़मई हो गई, तब वह धत कहकर भाग जाती। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई। देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू। यह सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइल फाइल्स में जमादार हो गया था। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही ना रहा। ना मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर को चिट्ठी मिली, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा भी लाम पर जाते हैं। लौटते हुए हमारे घर होते आना, साथ चलेंगे। सूबेदार का घर रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। तब चलने लगे तो सूबेदार बेड़े में निकल कर आया और बोला, लहना सिंह, सूबेदार ने तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचे। सूबेदार ने मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर माथा टेकना कहा। आशीष सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना?
नहीं, तेरी कुड़मई हो गई धत, कल हो गई देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू। अमृतसर में भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली के घाव बाहर निकला। वजीरा सिंह, पानी पिला दे, उसने कहा। सपने चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है। मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया है। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गया। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया और लायलपुर में जमीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तिमाहियों की एक घघरिया पलटन क्यों न बनाती, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही वर्ष हुआ है। उसके पीछे 4 और हुए हैं, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं, मेरा भाग। तुम्हें याद है ना, एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों पर चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्त के पास खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाने यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। रोते रोते सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना सिंह भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह, पानी पिला दे, उसने कहा। लहना का सिर अपनी गोद में रखकर वजीरा सिंह बैठा। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आध घंटे तक लहना फिर चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट से मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसे ही किया। हाँ, अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब के हाड़ में आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है ना, उतना ही बड़ा ये आम। जिस महीने उसका जन्म हुआ था, उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 67वीं सूची, मैदान में घावों से मरा, नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। ठीक है गाइज, कहानी खत्म हुई। ठीक है, अभी हमने जो स्टोरी पढ़ी है, सीधा सा एकदम शॉर्ट वे में स्टोरी सुना देती हूँ। ठीक है, स्टोरी इसकी क्या है कि जो लहना सिंह है, उसके बचपन की कहानी है कि 8 साल का जब वो था तो अपने मामा के घर गया था। ठीक है, तो वहीं पे एक लड़की भी थी, सूबेदारनी जो कि है, तो दोनों मिलते हैं, बात होती है, तेरी कुड़मई हुई यानी कि तेरी शादी हो गई। तो वो कहते कि हाँ हो गई। तो वही बात उसे एकदम एंडिंग टाइम पे जब उसकी डेथ हो रही होती है, क्योंकि वो फौज में था और फौज में गया था, तो उसने लड़ाई की। लड़ाई के दौरान उसे गोली लगी। ठीक है, कमर पे लगी, जांघ पे लगी। तो उसकी जो थे मरने के दिन यानी कि उसके मौत का समय एकदम निकट आ गया था। तो अपने एंडिंग टाइम पे वो याद करता है कि वही लड़की मेरे को कुछ समय पहले सूबेदारनी के रूप में मिली थी, जब मैं अपने गांव गया था। तो उसने मेरे से तब एक वचन मांगा था, या फिर ये कहे कि उसने मेरे से एक भिक्षा मांगी थी कि मेरे पति और मेरे बच्चे की रक्षा करना। तो वो अपने उसी वादे को पूरा करता है। और फिर जब वो चाह रहा होता है, याद है ना कि अभी हमने पढ़ा था कि वो कहता है कि सूबेदार जी, आप सूबेदारनी को लिख देना, मेरी तरफ से खत लिख देना कि उन्होंने जो कहा था मैंने वो काम कर दिया है। तो यहाँ पे वही बात है, ये जो कहानी का जो टाइटल है ना, उसने कहा था। तो उसने कहा था, यहाँ पे कहीं ना कहीं सूबेदारनी के ही वक्तव्य को लेकर कहानी रखी गई है कि उसने कहा था। ठीक है, तो एंडिंग में मर जाता है। ठीक है, उसने अपनी बात का मान रखा। ओके, समझ में आ गई होगी। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।